ठीक है बेटा, जब नहीं बनेगा क्वेश्चन तो मुझे नहीं करना, क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को क्या है, मेरे को तो बस टॉपिक खत्म करना है ना, वही आपको कुछ समझा समझ लियो, बना लियो। ठीक है, देखिएगा स्ट्रीम डिस्टिलेशन क्या है। तो बेसिकली देखो स्ट्रीम डिस्टिलेशन क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को प्यूरिफाई करते हैं। बेसिकली दिस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो क्या होते हैं बोलो, जनरली नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है कैसे, ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे आपके पास एक इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, गलत वर्ड यूज किया है, सॉल्यूशन। ठीक है, लेट से आपके पास एक इम्प्योर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें अपन क्या है कि मान लो कि ग्रीन कलर का है, वो आपको सॉल्वेंट है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जिसको प्योर करना है, और ये ब्लू कलर का मान लेते हैं कि ये आपका क्या है बोलो, इम्प्योरिटीज। लेट्स लेट इट बी इम्प्योरिटीज। अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसा है, नॉन पोलर। अब हम क्या करेंगे बेटा, इससे हम पास करा देंगे, इससे हम पास करा देंगे स्टीम को। ठीक है, स्टीम को, ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ ये रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है। एक्चुअली में स्टीम डिस्टिलेशन का जो इक्विपमेंट है, जो apparatus है, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट वो हमें पढ़ना नहीं है उस तरह से। ठीक है, वो इंजीनियरिंग में पढ़नी है। ओके, तो लेट्स से ये आपका क्या है, स्टीम डिस्टिलेशन का मान लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से हम स्टीम को पास करते हैं एक तरफ से। अब स्टीम बेसिकली क्या होता है, H2O गैस है ना, इसकी टेम्परेचर काफी हाई होती है, अरे बोलो, है ना, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टीम को पास कराते हैं। तो जब स्टीम को अपन पास कराएंगे तो धीरे धीरे स्टीम का वेपर यहाँ पे क्या होगा बोलो, भर जाएगा पूरा, बोलो भर जाएगा ना। यस ठीक है, तो एक तरह से क्या होगा कि ये स्टीम का वेपर जब भर जाएगा, तो एक तरह से ये क्या होगा, ये स्टीम और ये जो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन, ये दोनों आपस में इमिसिबल सॉल्यूशन बना लेंगे, क्योंकि स्टीम का नेचर क्या है, पोलर, और जो हमने लिक्विड लिया हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कैसा लिया बोलो, नॉन पोलर। समझ में आ रहा है, अरे बोलो। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या, अब जैसे यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, एक सॉल्यूशन टाइप का फॉर्म हो जाएगा। अब आप जानते हो कि जब भी इमिसिबल लिक्विड्स अपन लेते हैं, जब भी हम इमिसिबल लिक्विड्स लेते हैं, ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। मतलब स्टीम के बॉइलिंग पॉइंट मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट और जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट से जो ओवरऑल इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो आपका सॉल्यूशन मतलब क्या, ये स्टीम मतलब जो वाटर है और आपका जो जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दोनों का जो सॉल्यूशन होगा उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी ओवरऑल क्या होगी, कम होगी विद रिस्पेक्ट टू द सेपरेटेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर एंड व्हाट बोलो, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है। तो होगा क्या कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से जो स्टीम का जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा बोलो, ये बॉइल हो जाएगा। और बॉइल होगा तो बेसिकली ये स्टीम के वेपर के साथ आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, बॉइल होगा साथ। ठीक है, ये एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह क्या होगा बोलो, एजियोट्रॉप जो एक साथ बॉइल होता है उससे बॉइल होकर ये आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है, अरे बोलो। ठीक है, यस और सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस कंटेनर में मान लेते हैं हम, यहाँ पे लगा देते हैं कंडेंसर, यहाँ पे लगा देते हैं अपन कंडेंसर, इस पोर्शन में अपन लगा देते हैं कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर से ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होकर इसमें दोनों लिक्विड के फॉर्म में जो आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और जो आपका वाटर है, तो लिक्विड के फॉर्म में क्या हो जाएगा बोलो, जमा हो जाएगा। और दोनों क्या है, इमिसिबल लिक्विड्स है। बात समझ में आ रही है, बोलो। अब क्या होगा, इसको तो आप सिंपल
कैसे सेपरेट कर सकते हो? बाय सेपरेटिंग फनल भी सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना कोई बड़ी बात बोलो नहीं है। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो ये अपना इम्प्योरिटी को क्या करेगा बोलो, पीछे छोड़ देगा यहीं पे। तो इस तरह से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या किया, बोलो प्योर कर लिया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना के आप इसको क्या कर सकते हो, बोलो प्योर कर सकते हो। समझ में आया? बोलो बेटा हाँ। इसी को बोलते हैं क्या, स्टीम डिस्टिलेशन। ये है। यस सर। अगर मेरे को पॉइंट्स लिखना हो तो मैं इसको पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है, सारी चीजों को। इट इज प्रोबेबली it is it is probably true that that no two liquids no two liquids no two liquids are absolutely insoluble insoluble अ, अच्छा इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, ठीक है, और लंबा हो जाएगा, छोटे में लिख देते हैं, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a solution of two immiscible liquids is less than the boiling point. The boiling point is less than the boiling points of the of both the liquids of both the liquids, ठीक है, okay। this concept this concept is used in steam distillation, okay। this concept is used in steam distillation, ठीक है बेटा। अभी होता कैसे देखिएगा, ऐसे आप लिख सकते हो, अ सिस्टम ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, सिस्टम of two immiscible liquids will boil when when the total vapor pressure when the total vapor pressure when the total vapor pressure P is equal to the atmospheric pressure is equal to the atmospheric pressure okay। the boiling point of the mixture is thus less than is thus less than या lower than is thus lower than that of either constituent, ठीक है बेटा, that of either constituent। Further since the total vapor pressure
टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, since the total vapor pressure is independent of is independent of is independent of the relative amounts of the relative amounts of the relative amounts of the two liquids of the two liquids of the two liquids, the boiling point, the boiling point, and hence the composition, and hence the composition, the composition of the of the vapor and distillate and the distillate and the distillate will remain constant, will remain constant as long as the two layers are present, two layers are present are present बेसिकली होता क्या है, एक तरह से आप सोचो कि वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड धीरे धीरे कम होते जाएगा, फिर भी वाटर और उसका जो कॉम्पोजिशन जो एजियोट्रॉप उड़ेगा ना, उसका कॉम्पोजिशन हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ बोथ द पार्ट्स, ठीक है ना, बोथ द पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जब तक एक भी लेयर प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का और वाटर का, ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है ना। Okay, a liquid generally organic। सर हाँ बोलो। सर हम लोग स्टीम को पहले कंडेंसेट करते हैं और फिर मिक्सचर को बॉईल करते हैं ना? क्या स्टीम को पहले? सर स्टीम को पहले कंडेंस करते हैं लिक्विड ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के ऊपर और फिर बॉईल करते हैं ना? हाँ वो तो बेटा अपने आप नहीं, बॉईल नहीं करते हैं तो अपने आप कंडेंस, मतलब देखो जब वो जाता है ना तो कोई भी लिक्विड का टच में आएगा तो भाई उसका टेम्परेचर तो घटेगा ना, समझ आ रहा है स्टीम का? यस सर। जब स्टीम यहाँ से जाएगा, लेकिन जब ये एक तरह से जैसे ही लिक्विड बनता है तो ये दोनों क्या है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और टेम्परेचर तो हाई है ही, ऊपर से स्टीम पास होते जा रहा है, तो फिर ये क्या करता है बोलो, एक चंक ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेकर उड़ जाता है। समझ में आया? यस सर। हाँ बोलो। ऐसा करते कि ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में पानी मिला देंगे, नहीं होगा प्रोसेस? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में अगर पानी मिला देंगे? हाँ सर। नहीं, हो सकता है रिएक्शन हो जाए, कोई इम्प्योरिटी का पानी उसके साथ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, क्योंकि आप पानी मिला के फिर उसको हीट करोगे तो आप कभी भी हीटिंग जो है सो एक रिएक्शन की टेंडेंसी को बनाता है। आ रही बात समझ लो, जब आप स्टीम देते हो तो सिर्फ ऊपर का लेयर गर्म है, आ रही बात समझ लो, ठीक है। जब आप इसमें पानी डाल के पूरे को हीट करोगे, कंटेनर पूरा कंटेनर एक साथ गर्म हो जाएगा, ठीक है, और प्रोसेस प्रोलॉन्ग होगा, टाइम लगेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसमें सर वो सेकंड पॉइंट वाला थोड़ा समझा देंगे? क्या है सेकंड पॉइंट? फर्दर सिंस द टोटल वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द, वही तो बता रहा हूँ ना कि जब तक आपको वहां पे क्या जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता ना, नंबर ऑफ मोल्स पे, वेपर प्रेशर पे कांस्टेंट वैल्यू है। आ रही बात समझ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह वाटर और वो क्या होगा बोलो, दोनों उड़ेगा, क्योंकि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है जिसमें हाई क्या होता है बोलो, हाई डेविएशन होता है फ्रॉम राउंड फ्लो। तो इमिसिबल लिक्विड भी तो क्या है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ही है ना, विद क्या बोले, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हाई डेविएशन है, तो जब तक आप देखो कि तब तक जब तक कि वहां पे एक भी लेयर प्रेजेंट है, मतलब कि एक भी लेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वहां पे होगा जिसको अपन को प्योर करना है, ठीक है ना,
तब तक उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का, मतलब कि जो सॉल्यूशन होगा उसका टोटल वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि मिक्सचर में इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं होता। ओवरऑल क्या मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। और तब तक जो है सो वो मतलब कि उसका जो कांस्टेंट कंपोजिशन से उड़ते रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप डिस्टिलेशन स्टीम डिस्टिलेशन करा रहे हो ना, तो ये मैटर नहीं रखेगा कि मान लो कि थोड़ा देर बाद इसकी कुछ वैल्यू कुछ अमाउंट कम हो गया, ये ग्रीन वाला जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका थोड़ा कुछ अमाउंट कम हो गया, तो अब आप अगर आप अब स्टीम पास होगा तो एक कंपोनेंट उड़ेगा, दूसरा मतलब कि एक कंपोनेंट नहीं उड़ेगा। जैसे सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है वो उड़ता है, कम होती है नहीं उड़ता है, नहीं ये कंटिन्यूअसली एजियोट्रॉप की तरह ही जाएगा। आ रही बात समझ, कंटिन्यूअसली क्या होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। सर। तुम लोग का आवाज अब थोड़ा कट कट के आना शुरू हो गया, मेरा भी कट रहा है क्या? हाँ नहीं सर, आप थोड़ा थोड़ा सर सही आ रहा है आपका। इमिसिबल with water and that has a higher boiling point than water can be boiled। बेसिकली इसका फायदा क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से हाईयर है उसकी बॉइलिंग पॉइंट को नीचे उठा के लेके आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। कैन बी बॉइल्ड एंड distilled at much lower temperature temperature by passing steam through it in this way the organic liquid can be purified from impurities using steam distillation कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्यूशन पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 पे आते हैं, दैट इज योर qualitative performance। ठीक है, तो सर क्वालिटेटिव थोड़ा सा ऊपर जल्दी लिखो। हो गया? यस सर। हाँ देखो, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू qualitative properties and constitutional properties। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए समझिए। अब देखिए कोई भी जो सॉल्यूशन है ना, किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को, किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ that this property depend upon the number of particles or this property do not depend upon the number of particles। Okay, the first is colligative properties। ये प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन के ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं which depends upon
which depends upon number of particles, depends only upon number of particles, only upon, ठीक है, only upon number of particles, upon number of particles, ठीक है, okay. And second type of property is constitutional properties, constitutional properties, ठीक है, okay. which depends upon type of particle, depends upon type of, आप बोल सकते हो क्या, बोलो, which depends upon nature of particles, या type of particle, nature of particle, nature है कैसा particle, ठीक है. तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड अनदर टाइप इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ पार्टिकल. तो जनरली जो भी हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं. जैसे इसका एग्जांपल हो गया कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, ओके. तो सेकंड टाइप, जो फर्स्ट टाइप इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमको पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में, ठीक है. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अपन डिफाइन कर चुके हैं. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बोलो, तो किस पे डिपेंड करता है, बोलिए. नंबर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन नेचर, क्या पार्टिकल का कोई लेना नहीं, ठीक है. कौन बोल रहा है, कौन नॉन बोल रहा है, कौन क्या है क्या नहीं, डजंट मैटर. कौन अल्कोहल है, कौन फिनॉल है, कौन ईथर है, इसके लिए सब बराबर है. ये ब्रह्मा है, सबको एक नजर से देखो, ओके. तो यहाँ पे क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, बोलो क्या है ये, बोलो, सबको एक नजर से देखो, ब्रह्मा, ठीक है. सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल, डिपेंडेंट अपॉन ओनली अपॉन नंबर ऑफ, ठीक है. अब फर्दर जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. दैट इज पहला है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको मैं शॉर्टकट में, अगर मेरे को कहीं लिखना होगा तो इसके लिए शॉर्टकट में लिखना है क्या, बोलो RLV, ये लिख दूंगा तो समझना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डेल्टा लॉस. सेकंड कैटेगरी इज एलिवेशन इन वॉल्यूम पॉइंट, सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, वॉल्यूम, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी, ठीक है. थर्ड वन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, ठीक है. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट का बढ़ना, ठीक है. और एक चौथा होता है दैट इज नॉन ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यही चार. सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है. अभी लो आ रही है, अभी भी नहीं सर, अभी ठीक है. मैं क्या बोल रहा था कि यही चार प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है. ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है, ओके. अब देखो इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले, इन प्रॉपर्टी, ये बेसिकली क्या है कि किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, कब किसी सॉल्वेंट में हम क्या मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, कब घटता है, कब किसी का वेपर प्रेशर घटता है, कब किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर घटता है. बेसिकली प्रेशर इन अ लिक्विड इज ऑस्मोटिक प्रेशर, समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है, ओके. तो ये सारी चीजें, ओके. तो अभी बेटा क्या है कि इन सब चीजों को समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर. सर फोर्थ वाला क्या है सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग, जमना, ठीक है. इसको अपन क्या बोलते हैं, वैन हॉफ फैक्टर. हरी बात में दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे तो आपके एनसीईआरटी वगैरह में जो है या कोई भी जो बुक है या मॉड्यूल है
उसमें वेंट ऑफ फैक्टर एंड में दिया है, आ रही बात समझ, ठीक है। बट मैं इसको शुरू में ही पढ़ाऊंगा, इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि अगर आपको वेंट ऑफ फैक्टर आता है तो आप चीज़ों को काफ़ी इजीली रिलेट कर सकते हो, उसको एंड में पढ़ाने का कोई खास मतलब नहीं बनता, इसलिए मैं शुरू में पढ़ाऊंगा, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है? तो वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हम किसी, जैसे मान लो आपको मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन लिया NaCl, ठीक है, आपने एक सॉल्यूशन लिया NaCl और इसको आपने डाल दिया पानी में, ठीक है, इसको आपने डाल दिया पानी में, ठीक। अब जैसे कि चीज क्या पॉइंट क्या है कि अब जो है, जैसे मान लो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने इसके अंदर, ठीक है, आपने इसके अंदर NaCl डाला है 58.5, कितना डाला बोलो, 58.5, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। और क्या हुआ कि फिर आपने क्या किया कि इसका स्पेक्ट्रोमेट्री से इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को गिना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने गिना तो आपको मिला 2 मोल, 2 मोल्स मिले, कितने मिले बोलो, कितने मिले, 2 मोल्स, ठीक है। तो अब आपको अगर मोलर मास निकालना है NaCl का तो क्या करना है, मोलर मास कैसे निकालते हैं बताओ, नंबर ऑफ, बोलो मोलर मास कैसे निकालते हैं, गिवन वेट कितना डाला था आपने 58.5 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज, ये कितने के इक्वल आ गया, 54, 2 9 जा 18, 4 जा 4, 29.25 ग्राम। बट हम जानते क्या है कि इसका मास कितना होता है बोलो, मोलर मास कितना होता है 58.5 ग्राम, अरे बोलो, होता है ना। जी सर। लेकिन इसका ये हाफ आया, क्यों आया एक्चुअली, ऐसा इसीलिए आया क्योंकि जब आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ना तो आपको ये नहीं पता था कि ये अंदर में डिसोसिएट हो जाए, आपको ये मालूम नहीं है कि अंदर में क्या हो गया, ये Na प्लस NaCl जो था सो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, इसीलिए आपको ये 2 मोल दिख रहा है। तो इसी चीज को संभालता है कौन, वेंट ऑफ फैक्टर, इसी चीज को काउंट में कौन रखता है बोलो, जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करता है बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब नंबर ऑफ पार्टिकल ही अगर चेंज हो जाए तो क्या उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं हो जाएगी, अरे बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जी। तो इन मेनी केसेस क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दो तो कभी सॉल्यूट डिसोसिएट हो गया, कभी सॉल्यूट एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इन इन दीस केसेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस, तो आपको जो एक्चुअल जो आप थ्योरेटिकली जो वैल्यू निकालते हो फॉर्मूला से वो वैल्यू, और प्रैक्टिकली जो आप एक्सपेरिमेंट से आपका आता है वो वैल्यू, दोनों में अंतर आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो उस अंतर को कौन मैनेज करता है बोलो, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। तो वेंट हॉफ फैक्टर को बेसिकली हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो वेंट हॉफ फैक्टर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, कि इट इज इक्वल टू, बेसिकली आई इज इक्वल टू, जो आई होता है दिस इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो एक्सपेरिमेंटल, दिस इज बेसिकली अ रेशियो, वेंट ऑफ फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, जो भी आप बोलना चाहो, ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्यों, क्योंकि वो वैल्यू आनी नहीं चाहिए आपके हिसाब से, वैल्यू ऑफ qualitative property divide by theoretical value of या calculated theoretical value of theoretical या calculated value of qualitative, so basically this is a ratio of experimental value divided by theoretical value। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बोलो ना, समझ में आ रही है। तो ये आई के हेल्प से अपन क्या करते हैं कि जो वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है उसको एक तरह से जस्टिफाई करते हैं, समझ में आ रहा है, या प्रैक्टिकल वैल्यू को हम लेके आते हैं, जब थियोरेटिकल वैल्यू तो बहुत बार गलत हो जाता है, तो आई के हेल्प से हम प्रैक्टिकल वैल्यू निकालते हैं। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दो तो थियोरेटिकल वैल्यू को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा यस हूँ, ठीक है। तो वेंट हॉफ फैक्टर बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि इफ, ये कब यूज आता है, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाता है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं अपन कि इफ सॉल्यूट गेट्स, बहुत प्यार से बेटा तुम आराम आराम समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना, गेट्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड इन अ सॉल्यूशन, इन अ solution in a solution, then experimental value
experimental या observed value of qualitative property will be different from your predicted value of predicted मतलब वही जो कैलकुलेट करता है value of value, so it is also known as basically also known as abnormal qualitative जो बेसिकली क्या है, जो आपका जो अलग वैल्यू आ जाता है उसको हम एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने जो इज्जत से कैलकुलेट किया वो आंसर आया नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आई को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। यू कैन आल्सो डिफाइन आई इन अदर वेज, जस्ट लाइक आई कैन बी रिटन एज number of also known as so it is also called abnormal qualitative property। इसको नहीं, इवेंट ऑफ फैक्टर को नहीं कहते हैं। जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ गया ना तो नए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी लिखा तो हुआ है abnormal values। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये एबनॉर्मैलिटी को हम इससे कैलकुलेट करते हैं। दिस एबनॉर्मैलिटी इज कैलकुलेटेड एज इवेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, लिखिए देता हूं, दिस एबनॉर्मैलिटी इज कैलकुलेटेड by as is calculated as Van Hoff। समझ में आया? तो Van Hoff फैक्टर बेसिकली क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल, या फिर आप इसको बोल सकते हो क्या, ठीक है, और क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स थ्योरेटिकल। मतलब थ्योरेटिकली आपने कितना डाला और फिर बाद में कितना हो गया, तो दोनों का रेशियो। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो, और इसको आप लिख सकते हो क्या, मास ऑफ theoretical mass of substance। ठीक है, ये बेसिकली मोलर मास है, theoretical molar mass of substance, mass of substance divide by प्रैक्टिकल मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अगर आप ध्यान दो तो जो ऊपर के दोनों फॉर्मूले हैं उसमें क्या है बताओ, प्रैक्टिकल बाय थ्योरेटिकल है ना, जो जनरली होता भी है। जो चेंज्ड वैल्यू होती है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पुरानी वैल्यू होती है उसको कहां लिखते हैं, बोलो नीचे लिखते हैं। ठीक है, अरे है ना, बोलो हाँ। ठीक है, लेकिन थर्ड में उल्टा हो गया, थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाय क्या हो गया, बोलो प्रैक्टिकल मोलर मास। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस इस चेंज को ध्यान रखिए। ये चेंज बेसिकली हुआ क्यों ये नहीं, मतलब ट्रिक बता दे रहा हूँ क्या करना है, क्यों ऐसा आप सोच सकते हो। देखो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स मींस क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू वेट बाय क्या होता है, बोलो मोलर मास। होता है कि नहीं? होता है ना? Yes, sir. तो अगर मैं वेट को कांस्टेंट मानूं तो एक तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलर मास। तो यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल बाय नंबर ऑफ पार्टिकल थ्योरेटिकल है, अगर मोलर मास के टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल है तो ये क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल बाय एक्सपेरिमेंटल। समझ में आया? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर आई की वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंटल बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स थ्योरेटिकल है, तो अगर ये मोलर मास के टर्म में लिखेंगे तो ये थ्योरेटिकल बाय प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, क्योंकि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M।
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मास। तो एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल अगर नंबर ऑफ पार्टिकल है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल बाय प्रैक्टिकल हो जाएगा ना, बस इतना बोल। जी सर। ठीक है, नाउ याद रखिएगा, याद रखिएगा, इफ I is greater than 1, इसका मतलब क्या है, क्या होगा, वो डिसोसिएशन होगा पार्टिकल्स का, मतलब एक पार्टिकल एक से ज्यादा पार्टिकल में टूटा है, तभी तो नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल, जब नंबर ऑफ पार्टिकल थ्योरेटिकल से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, I का वैल्यू कब ज्यादा हो सकता है, जब एक्सपेरिमेंटली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम क्या हो, थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल से ज्यादा हो, मतलब क्या हुआ है, बोलो, पार्टिकल टूटा है, अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। ठीक है, और अगर यही I की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, बोलो, एसोसिएशन। ठीक, बोलिए समझ में आया? ठीक है, यस। तो अब देखो, अगर जैसे नॉर्मल जैसे NaCl हो गया, तो NaCl में तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, NaCl वगैरह में तो इजीली मैनेज कर सकते हो कि हाँ भाई NaCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या हो जाएगा, बोलो Na प्लस Cl माइनस, मतलब अगर 10 पार्टिकल लिए तो 20 पार्टिकल लिए, अरे बस कर सकते हो। लेकिन अगर यही आपको एसिटिक एसिड है, ठीक है, एसिडिक एसिड इम्पोर्टेंट, अब यहाँ मैनेज करना क्या है, वो मुश्किल है, क्योंकि जब भी आप कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो अब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो बताएगा सबसे पहले उसको भाई 5 रुपए का चॉकलेट मिलेगा, पता नहीं चल मिलेगा, अगर जीता रहे तो जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ। सर आप क्या पूछे एक बार repeat? मैं बोला कि एसिडिक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए कौन सी वैल्यू की जरूरत है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करना। चॉकलेट वाला सवाल है, 5 रुपए की चॉकलेट वाला। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमको दे दिया है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करना, तो क्या चाहिए, व्हाट इज दैट क्वांटिटी व्हिच इफ इट इज नॉट नोन you can't never you can never find the number of particles. The degree of dissociation. Yes. सर पर आपकी कम आ रही है सर, कम आ रही है क्या, अभी भी कम आ रही है? यस बहुत कम आ रही है, कट भी रहा है बहुत। हाँ यस सर। अच्छा, तो वैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेकिन कोई क्लास मत छोड़ देना, अभी ठीक आ रही है, अभी वैसी आ रही है। हेलो हेलो, जी सर। आ रही है ठीक? जी सर ठीक है। मैनेज कर लो, आधा घंटा है, तुम लोग को कहीं दिक्कत हो तो वो वाला पोर्शन रिकॉर्डिंग में मैं डाल दूंगा, वो देख लेना, ठीक है? लेकिन अभी क्लास करो, अब क्लास नहीं छोड़ना। चलिए, अब क्योंकि मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो सामने रहोगे तब ज्यादा अच्छे से सीखोगे। तो बेसिकली अगर हमको कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया तो उस केस में अगर हमको नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड, क्योंकि भाई वेंटो फैक्टर निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ पार्टिकल चाहिए, क्योंकि अगर हम देखो एग्जैक्ट अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहते हैं तो उसके लिए हमको वेंटो फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वेंटो फैक्टर निकालना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए बताओ, अल्फा की वैल्यू, चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन, पहला हमारा जो पॉइंट होगा दिस इज रिलेशन बिटवीन वैन हॉफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से AX3 हो, आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है AX3, ठीक है, ठीक है, तो अगर इसको मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा या कोई भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करूंगा तो किसमें टूटेगा, पानी में डिसॉल्व करो, चलो पानी में नहीं टूटेगा, किसमें टूटेगा बताओ, XF प्लस A Y प्लस YB X माइनस में टूटेगा, अरे बोलो,
Yes, sir. Let's say T is equal to 0 तो इसकी concentration C, T is equal to T into कितना हो जाएगा बताओ। अगर इसकी degree of dissociation अल्फा है तो C into 1 minus अल्फा होगा, अरे होगा ना। और ये कितना होगा y प्लस कितना होगा xc अल्फा, एक मोल से x तो c से कितना आ जाएगा xc अल्फा, और y b का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा देखो, तो b के नंबर ऑफ मोल्स की अगर मैं सबका 1 लीटर ले लेता हूं वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा yc अल्फा, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम कितने, टोटल पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बताओ कितने हैं? डिसोसिएशन के बाद कितने होंगे पार्टिकल? ax by के कितने पार्टिकल हैं? c into 1 minus अल्फा। ay प्लस के कितने पार्टिकल हैं? xc अल्फा। और by bx माइनस के कितने पार्टिकल हैं? yc अल्फा। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. c कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा? तो c कॉमन लेंगे तो 1 minus अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y 1 minus अल्फा प्लस x अल्फा अल्फा प्लस y अल्फा। तो एक काम करते हैं, अल्फा बार-बार दिख रहा है, अल्फा बार-बार दिख रहा है सर, तो बार-बार दिखे उसको या तो उड़ा दो या फिर कॉमन लेके छोटा कर दो। बेसिक बुद्धि तो यही कहता है ना। अरे बोलिए, इंसानों वाला ये ना तुमको। बताओ क्या होगा, बोलो। यहाँ से क्या करेंगे? अल्फा को कॉमन ले लेंगे, तो मान लो अगर अल्फा कॉमन लेते हैं 1 प्लस अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या आ जाएगा बताओ? x प्लस y माइनस 1 लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. एक काम करो, लेट दिस x प्लस y be let's say this be n, अब यहाँ n क्या है बेसिकली? n is the number of particles in which one molecule of reactant associates. जैसे अगर इस रिएक्टेंट को देखा जाए तो एक रिएक्टेंट कितने पार्टिकल दे रहा है बोलो? x y a के दे रहा है और y किसके दे रहा है? b के दे रहा है। समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, तो x प्लस y क्या हो जाएगा बोलो? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो एक मॉलिक्यूल दे सकता है, तो देता है। समझ में आ रहा है? इसको अपन n ले लेते हैं, थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? c into 1 plus n minus 1 into तो दिक्कत बोले बता। समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलो। सर n क्या है, एक और बार डिफाइन कर देंगे? बेटा n is number of particles in which a single particle breaks। जैसे ax भी कितने पार्टिकल होता है? x पार्टिकल होता है ay प्लस के और y पार्टिकल होता है by प्लस bx माइनस। तो टोटल एक पार्टिकल कितने पार्टिकल दे रहा है? x प्लस y। तो ये x प्लस y को मैंने n मान लिया, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर जो डिसोसिएशन। एक पार्टिकल कितने पार्टिकल? ठीक है जी सर। समझ में आ गया? now number of what were the number of particles before dissociation? Number of particles before dissociation, particles before dissociation कितने माने थे अपन जब कुछ नहीं हुआ था? तो कितना था? सी था ना सर? कितना था तो बताइए? सी ही है ना? यस सर। कंसंट्रेशन को वॉल्यूम को 1 लीटर मान लीजिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल बच जाएगा। ऐसे अगर मोलैरिटी दिमाग में आ रहा है, ऐसे वॉल्यूम ऊपर नीचे तो कैंसिल नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बताओ? तो अब अगर मैं बोलूं हेंस ग्रांटहोफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो ग्रांटहोफ फैक्टर क्या हो सकता है? इज इट प्रैक्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या प्रैक्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स? और पार्टिकल्स डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बोलो? सो क्रिटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल, Critical number of. तो दिक्कत बोलिए बेटा।
कोई दिक्कत है? नहीं है ना? नो सर। तो अब ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मिले आपको बताओ? C into 1 plus n minus 1 into alpha। और पहले कितने थे? C से C खत्म, तो I is equal to कितना हो गया? 1 plus n minus 1। तो आपको कभी भी अब अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला क्वेश्चन हो, जैसे पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा हो और आपको I की वैल्यू निकालनी हो, तो आप डायरेक्ट फार्मूला क्या लगाओगे? 1 plus n minus 1। समझ में आया? उसी तरह जैसे पार्टिकल एसोसिएट भी हो सकता है, मतलब जुड़ भी सकता है। जस्ट लाइक एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालते हो तो एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाता है, तो दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बना देते हैं, ठीक है? ऐसा CH3 COOH का बोलते हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं डाइमराइजेशन या एसोसिएट, ठीक है? तो अब ये एसोसिएशन के केस में अल्फा कैसे निकालें? तो मेथड सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग से डील कर दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपके लिए इजी होगा क्वेश्चन को बनाना, नहीं तो फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है? तो देखिएगा ध्यान से। तो नेक्स्ट इज, मैं मान लेता हूँ रिलेशन बिटवीन I and degree of association, degree of what? एसोसिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीटा से। आप चाहो तो अल्फा से कर सकते हो आप, ठीक है? तो दिक्कत अरे बोलो, समझ में आ रहा है? जी सर। मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्वेंट है, उसमें हम n नंबर ऑफ पार्टिकल डालते हैं, किसका? एक, और वो जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं वो एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है an, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल पार्टिकल बोलो an में कन्वर्ट हो जाता है, एक मॉलिक्यूल में। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक मान लो 8 सल्फर के आपने एटम्स लिए, वो एसिड बन गया, समझ लो, ठीक है? अब यहाँ क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं? बोलो एसोसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। अब मान लेते हैं कि T is equal to 0 पे कंसंट्रेशन T is equal to T पे इसकी कंसंट्रेशन अगर घटेगी C 1 minus बीटा, तो इसका कंसंट्रेशन कितना बनेगा बताओ? जो बताएगा उसको 5 रुपए चॉकलेट, सही से। सबसे पहले अगर के बीटा पार्टिकल घटे तो कितना सर सी सर NC बीटा, नहीं NC बीटा कैसे? C बीटा बाय N। कौन बोला सबसे पहले? सर पहले मैं नहीं, लक्ष्य तेरा पूरा सुनाई नहीं दिया था, तो तेरा बीच सर तू पूरा बोलागा, तू C बीटा संपर्क बोला था। सर मैं C बीटा बाय N बोला था सर। और दूसरे कौन था? सर मैं आकांक्षा। चलो ठीक है, तुम लोग अपने अपने खाते में लिख लेना, पूरी ठीक है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, अगर एक पार्टिकल n पार्टिकल में टूटता है, तो अगर ये देखो बीटा होता तो n बीटा बनता, अगर ये बीटा नंबर ऑफ पार्टिकल होता है, क्योंकि एक पार्टिकल n पार्टिकल, यहाँ n पार्टिकल एसोसिएट हो जा रहा है, अगर इसके बीटा पार्टिकल एसोसिएट, बीटा पार्टिकल इसे टूटेंगे तो ये बीटा पार्टिकल कितने पार्टिकल मिलकर बनाएंगे? बीटा बाय n बनाएंगे ना बेटा, समझ रहे हो? और अगर C कंसंट्रेशन है तो C बीटा बाय n। अगर एक पार्टिकल से बीटा उधर निकल रहा है, बीटा पोर्शन निकल रहा है, तो वो n पार्टिकल्स बना रहा है ना, जितना पोर्शन बीटा बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएगा? बीटा बाय n हो जाएगा ना, और C कंसंट्रेशन है तो C बीटा बाय n। समझ में आया अवस्था? क्यों ऐसा हो रहा है? जी सर। पक्का? जी सर। ठीक है ना? जैसे मान लो कि आपके पास 100 सेब है, ठीक है? सर मैं वो आगे वाला, हाँ, आप 100 सेब है, उसमें से 50 सेब आपको पैक करना है, ठीक है? पैक करके आगे बढ़ाना है, आगे भेजना है, और जहाँ आपको पैक करना है तो एक सेब को एक डब्बे में 10 सेब रखना है, तो टोटल नंबर ऑफ जो सेब का डब्बा होगा वो कितना हो जाएगा बताओ? 50/10 हो जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ सेब। आप समझ रहे हो? तो यही हुआ है कि अगर 10 सेब एक डब्बे में आते हैं, तो जितना डब्बा टोटल है उससे आप डिवाइड कर दो, समझ रहे? जितना डब्बा एक सेब का है, यहाँ भी एक तरह से वही है कि एक नंबर ऑफ पार्टिकल एक डब्बे में जा रहा है, ठीक है? सॉरी n नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है? तो दिक्कत
तो टोटल पार्टिकल अगर मैं पूछूं इक्विलिब्रियम कितना है तो बताओ कितने हो जाएगा टोटल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन। कितने हो जाएंगे बताओ C into 1 minus C into 1 minus beta plus C beta by n। सॉल्व कीजिए इसको, C को कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा 1 minus beta 1 minus beta plus C beta by 1 minus beta plus beta by। तो एक काम कर लो बीटा को भी कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बीटा को 1 minus 1 by n आ जाएगा। देख लो कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है। टोटल पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन कितने थे? बोलो बेटा कितने पार्टिकल थे एसोसिएशन से पहले? बोलो सी थे, बोलिए हाँ या ना, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ अब मैं बोलूँ कि वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा बताओ? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। दिस इज इक्वल टू C into 1 minus beta into 1 minus 1 by n। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बोलो C से C खत्म हो गया, आंसर I का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो? I is equal to बोलो 1 minus 1 by n into प्रॉब्लम। No, sir. सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसको फॉर्म चेंज करके लिखना हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, नेगेटिव साइन को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into हो जाएगा ना, नेगेटिव साइन को अंदर से बाहर, ठीक है। तो ये हो गई आपके वेंट ऑफ फैक्टर। अब वेंट ऑफ फैक्टर बेसिकली आपको बहुत काम देगा सवाल को बनाने, आप डायरेक्टली बना सकते, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो छोटे-छोटे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेक्टर। देखो बेटा होता क्या है, ये आरएल जिसको ठीक है, होता क्या है कैसे होता है। मान लेते हैं कि एक आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। एक कंटेनर है आपके पास जिसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट सब्सटेंस भरा हुआ, मान लीजिए या वोलेटाइल सॉल्वेंट भरा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें अगर मैं वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो अब देखो, अब इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा बेटा, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे इसका पूरा जो ऊपर में जो भी पोर्शन होगा उसके वेपर से भरा होगा ना बेटा, अरे बोलो यस। और इसके कारण इसका क्या होगा कुछ बोलो वेपर प्रेशर। नाउ लेट्स से मैंने क्या किया, इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल का मतलब समझते हो ना क्या होता है बोलो, अरे बोलो सर जो इजीली वेपर प्रेशर में कन्वर्ट होता है, जो नहीं होता है मतलब कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, जो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना, बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो वो मैंने इसमें डाल दिया, अगर वो डाल दिया तो वो इसमें मिक्स होगा और मिक्स होगा तो इसके सरफेस पे भी वो प्रेजेंट है, इसके सरफेस पे भी वो क्या होगा वो प्रेजेंट होगा, जस्ट लाइक यहाँ। समझ आ रहा है? अरे बोलिए तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे
जो पहले जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो पा रहे हैं, मतलब लिक्विड से गैस अपने आप से अब उतने मॉलिक्यूल तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे नहीं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही मान लो लिक्विड जाएगा ऊपर कन्वर्ट होने के लिए गैस में, तो ये जो रेड वाला मॉलिक्यूल है जो आपका सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो उसको रोक लेगा, बाहर जाने में दिक्कत करेगा, एटलीस्ट रुकेगा नहीं तो बाहर जाने में दिक्कत करेगा। बात समझ में आ रही? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रोक भी लेगा। अरे बोलो आया नहीं? समझ में आ रहा है? तो इससे होगा क्या? इससे होगा क्या बताओ? देखो ये तो बेचारा खुद है नॉन वोलेटाइल, था किसका वेपर? बोलो, इसका वेपर था, वोलेटाइल सॉल्वेंट था। अब इसके कारण, क्योंकि ये इसको उड़ने नहीं दे रहा है ऊपर, इसके कारण जो आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट है उसका भी यहाँ पे जो गैस है उसकी डेंसिटी क्या होगी? बोलो, हट जाएगी। तो बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या होगा? यस ठीक है। यस तो इसके कारण इसका वेपर प्रेशर का मान लो पहले कुछ वैल्यू था P नॉट, अब वैल्यू मान लो ये सॉल्यूशन बन गया है, अब दोनों का तो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का। अब इसका वैल्यू हो गया PS, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? P नॉट की या PS की? इसका प्रेशर ज्यादा होगा। मी सर नॉट। P नॉट की P वैल्यू नॉट ऑफ कोर्स क्या होगी? बोलो PS से ज्यादा होगी। ठीक है। तो बेसिकली लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा? ठीक है, लोअरिंग जो वैल्यू आई, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना हुआ? कितना वेपर प्रेशर घटा? ठीक है बताओ, 200 कितना घटा? अरे बताओ, घटता कितना? पहले P नॉट था, अब कितना होगा PS? तो घटा कितना? अरे बैल बुद्धियो, अरे यार नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आया बेटा। सर आ गया। पहले आपके पास था 5 पेंसिल, अब आपके पास है 3 गो पेंसिल, तो कितना पेंसिल आपका गायब हो गया? आता ही नहीं होता, कोई जवाब नहीं। ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ? लोअरिंग निकाला, तो लोअरिंग कितना? पहले था P नॉट, अब होगा PS, तो लोअरिंग कितने का हुआ? P नॉट माइनस PS के बराबर क्या होगा? घट गया वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग कितना हुआ बेटा? रिलेटिव लोअरिंग, अब कभी भी हम रिलेटिव वैल्यू जो निकालते हैं, रिलेटिव लोअरिंग की जो वैल्यू निकालते हैं किसी भी चीज की, उसमें किसके रेफरेंस में निकालते हैं? बोलो बेटा। इनिशियल के वैल्यू है। तो चेंज कितने का बेटा? वेपर प्रेशर का P नॉट माइनस PS। इनिशियल कितना है बेटा? बोलो। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वैल्यू कितना होता है? बोलो। P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय, क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो। यस ठीक। Yes. अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ यही है आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर। इसी को आप क्या लिख सकते हो? डेल्टा P बाय P नॉट। समझ में आया? ठीक है ना? नाउ अकॉर्डिंग टू सर रॉल्स लॉ सेकंड पॉइंट। क्या? अरे P नॉट माइनस PS को डेल्टा P लिख दिया और क्या? सर सुनाई नहीं दिया था। अकॉर्डिंग टू सर रॉल्स 100 लॉ कैसे आया? क्या? ये 100 नहीं है, P नॉट है, मतलब चेंज बाय इनिशियल, यही होता है ना रिलेटिव वैल्यू, कितने का अच्छा रिलेटिव जी चेंज सर। आया। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू जी सर। रॉल्स लॉ, हां, नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ जो वेपर प्रेशर, बेसिकली आप बोल सकते हो क्या? बोलो कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द pressure of the solution, the pressure of the solution would be directly proportional to या would be equal to, बेटा आवाज आ रही है? यस सर। जी सर। तो basically the pressure of a solution, the pressure of a solution of a volatile solvent and a non volatile solvent is what? Mole fraction of solution into vapor pressure होता है ना। P नॉट into क्या होता है? बोलो। यही होता है ना वेपर प्रेशर का फॉर्मूला। सॉरी क्या नाम? रोडाउट्स लॉ का अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। ये आपको जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दिया है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं, तो मैं इसको क्या ये भी लिख सकता हूं? प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट लिख सकता हूँ सर, सही लिख सकता हूँ ना? यस सर। यस ठीक है, सर। अब एक काम करो, इसको ले आओ नीचे, ठीक है, इसको नीचे लेके आ जाओगे, क्या हो जाएगा बोलो, PS बाई P नॉट, या एक काम करो इसको नीचे मत ले आओ, P नॉट मैंने PS है ना, ठीक है, तो अच्छा ठीक है, इसी को नीचे लेके आओ, ठीक है, इसको नीचे लेके आ जाओ, तो इसको नीचे लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, PS बाई P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, होगा सर, बोलिए, होगा ना? Yes. इसको फर्दर और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, एक काम कीजिए कि इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को लेके चले जाइए लेफ्ट में, और PS बाय P नॉट को चले लेके आइए राइट में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस PS बाय P नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा सर, ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू कितने के बराबर होता है बताइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, समझ में आया? अब ये तो हो गई आपकी थ्योरेटिकल, ये कौन सी वैल्यू होगी बेटा बोलो, थ्योरेटिकल। लेकिन मान लो अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो गया, अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अरे बोलो हो गया, तब उस केस में, ठीक है, इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है, उस केस में फॉर्मूला चेंज हो क्या हो जाएगा बोलो, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट, ठीक है, इसको अपन डेल्टा P बाय P नॉट लिखते हैं, ठीक है, व्हाट इज इक्वल टू व्हाट बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ, ठीक है, बेसिकली जितना भी आप निकालते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, जितना भी आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू निकालते हो, सब में अगर कहीं भी अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, तो उसका जो वैल्यू वेट ऑफ फैक्टर का वैल्यू होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट द प्रैक्टिकल वैल्यू। अब ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जिसको समझने के लिए बहुत बुद्धि लगाना, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, अपने इतिहास के पन्नों को पलटे, तो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि, देखने के लिए क्या मिलता है बोलो, कि जो आई का वैल्यू है दिस इज एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, ये होता है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। अभी आपने क्या निकाला, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, आई इनटू थ्योरेटिकल करना पड़ेगा ना, अरे बोलो, यस सर। कल बुद्धि हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या लिया बोलो, क्या निकाला, कौन सी वैल्यू निकाली बेटा बोलो, थ्योरेटिकल बोलो, और उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आई से, तो क्या आ जाएगा प्रैक्टिकल। सबको समझ में आया बेटा बोलो हाँ? Yes, sir. यस सर। चलो बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया आपका किसका वैल्यू, जो भी बोलो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। अब चाहो तो तुम इसको और भी अदर फार्मूलास चेंज कर सकते हो, और मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपको वो फार्मूलास बताने में, और खुद से अगर आप नंबर ऑफ मोल्स को वेट बाई मोलर मास मिली मोल्स, ये सब तो आप बच्चों वाली चीजें हैं, मतलब ये तो इतना ज्यादा आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मुझे बताने की जरूरत है, लेकिन एक बेसिक सा आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ जो आपके काम का है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, दूसरे नजर से भी देख सकते हो, कैसे देखिए मैं आपको बताता हूं। सर आपकी आवाज बहुत कट, अभी भी कट रही है, अभी ठीक है? नहीं सर अभी ठीक है। मैं बोल रहा था कि इसी फॉर्मूले का आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, दूसरे तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तरह समझो कि प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपके पास एक से ज्यादा फॉर्मूला रहेगा तो आपको हेल्प मिलेगी। बाकी ये मिली मिली वाला जो फॉर्मूला होता है कि मोलैरिटी टू मोल कन्वर्ट करना, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। एक बेसिक अच्छा इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, बस वो बता देता हूं, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो मेरे पास जो फॉर्मूला है P0 PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू क्या है, तो मैं बताऊं क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आई को मैं नहीं लिख रहा हूं, आई को तो मैं लास्ट में कभी मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसका मेरे को नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P0 PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू क्या, सॉरी P0, ठीक है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, let the small n be number of moles of solute and capital N be what, number of moles of solute।
अब ये सब भी तो दिखना नहीं पड़ेगा पूरा का पूरा लाइन। अरे समझदार हो ना तुम लोग, समझ जाओगे ना। अरे बोलो। Yes, Yes, चलो अपनी कॉपी में साइड में लिख लेना अगर लिखना है। ठीक है, अब एक काम करो, इक्वेशन को पलट दो। क्वेश्चन को क्या करो, बोलो, पलट दो। ठीक है, तो पलटोगे तो क्या बन जाएगा, पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, एन प्लस एन डिवाइड बाय एन। बोलिए। यस सर। ठीक है, अब इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। सॉल्व करो, पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू, इसको कर लो स्प्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन बाई एन हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसको क्या करो, ये 1 को लेके चले जाओ इस तरफ, क्या हो जाएगा बेटा बताओ, n बाई n इज इक्वल टू n बाई n, कैपिटल n बाई स्मॉल n, कैपिटल n बाई स्मॉल n इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस p नॉट माइनस ps डिवाइड बाय p नॉट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल n बाई स्मॉल n इज इक्वल टू p नॉट माइनस p नॉट कितना हो जाता है, बोलो 1 0 हो जाएगा ना, बोलो पी नॉट माइनस पी नॉट 0 और प्लस तो ये क्या हो जाएगा, पी एस डिवाइड बाई पी नॉट आएगा। जी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिखो, क्या मिल गया सर। हाँ बोलो। सर वहां पे माइनस पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस होगा ना, कहाँ पे, सर आप ये उन्हें ना, ओ ये वाला ले। ना। यस सर, ये ऊपर नीचे हो गया ना सर, पहले तो अलग था ना कहाँ गलत, नहीं समझ क्या बोल रहे हो। सर। जो दूसरे में लिखा है सर, पी नॉट बाय पी नॉट माइनस पी एस, यहाँ सर दूसरा। यहाँ हाँ सर, सर यही तो माइनस में गया है, तो सर वो उल्टा कैसे हो गया। कहाँ पे उल्टा हुआ, सर वो P ओ डॉट सॉरी वाले सॉरी 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 सॉरी, होगा। पता नहीं हंड था। क्या हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा बोलो, यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे इसको, n बाई एन 1 माइनस उधर कर दो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, बोलो पी नॉट बाय पी नॉट माइनस। p नॉट बाई p नॉट माइनस p नॉट बाई p नॉट माइनस p। सॉरी मैं सोच रहा था कुछ अलग करने वाला है क्या, चलो कोई, ये क्या हो जाएगा बेटा बताओ, n बाई n इज इक्वल टू, बोलो p नॉट माइनस ps और प्लस p नॉट हो जाएगा ना डिवाइड बाय p नॉट माइनस ps। तो दिक्कत हुई है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, चलो पी नॉट माइनस पी एस, फिर से पलट दो, फिर से पलटोगे तो पी नॉट माइनस पी एस प्लस पी नॉट प्लस सर प्लस पी एस होगा माइनस पी नॉट होगा। हाँ वही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया? ये फॉर्मूला एक्चुअली काफी यूजफुल है ना। बहुत बार आपको क्या बोलते हैं कि ऐसे दे देगा कि बताओ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो, ठीक, तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला सच में बहुत यूजफुल है। अरे ठीक है, तो इसको याद रखना, क्या करना है देखो, ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, ऊपर क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे क्या है, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, अरे बोल दीजिए। नो सर। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो थर्ड स्टेप सर और होगा इसमें में। क्या, सर इसका सर वो थर्ड स्टेप। ये वाला, सर नहीं सर, सर लास्ट थर्ड से जो सर n बाई n। ये वाला यस सर। बेटा मैंने क्या किया, ये n बाई n था ना, ये 1 को लेके 1, ये p नॉट माइनस, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने, n बाई n इज इक्वल टू क्या होगा, p नॉट माइनस ps, p नॉट बाई p नॉट माइनस ps माइनस 1 होगा ना। जी सर। तो सर फाइनल यही आ जाएगा।
-1 इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस। हाँ तभी वो आ रहा था ये कितना हो जाएगा तो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है इसको काट दिया। ठीक है ठीक है तो दिक्कत बोलो। नो आज के लिए बेटा यहीं पे रखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। और 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचे हैं। कब एग्जाम 23 तारीख को निकाल लें। कल किसी ने एक्स्ट्रा क्लास लगाया है क्या? सर मंडे है एग्जाम। मंडे को एग्जाम। कल किसी ने एक्स्ट्रा क्लास लगाया है? नो सर। बायो वालों आप लोग कुछ लगाए क्या? नो सर। मैं होपफुली 11 बजे से रख देता हूँ ठीक है। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। 11 बजे स्कूल चल रहा होगा। स्कूल का क्या करोगे सब मुंह माया है क्या मिला है इसी बात को बताओ। चलो 11:30 को हमारा 11:30 को खत्म होता नहीं आप लोगों को टाइम कैसे मिल जाता है सेल्फ स्टडी का? 5 दिन यहाँ कुछ चलता है एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाती है स्कूल भी जाते हो तो पढ़ते कर लो सेल्फ स्टडी करते हो। सर आजकल क्या सर आजकल थोड़ा कम टाइम मिल रहा है 4-5 उसको दिन। मैनेज कैसे करोगे बताओ। मैनेज करने का सब चीज तुम लोग मुंह खोल के बोलेंगे तो मेरे को भी दिक्कत हो जाए। समझो भावनाओं को मैं क्या बोल रहा हूँ। एकदम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता।